Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is One Health Joint Plan of Action 2022 to 2026. तो जो आपका वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन है 2022 से 2026 का जिसका टारगेट है इसको हम समझेंगे. FAO, UNEP, WHO and World Organization for Animal Health have together launched One Health Joint Plan of Action to address health threat to human, plant and environment. तो किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो FAO, UNEP, WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इन सब ने मिलकर लॉन्च किया है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन को. किस लिए लॉन्च किया है तो एड्रेस करने के लिए जो हेल्थ थ्रेट है ह्यूमन, प्लांट और इन्वायरमेंट के लिए. One Health is an approach calling for the collaborative effort of multiple disciplines working locally, nationally and globally to attain optimal health for people, animal and our environment as defined by the One Health Initiative Task Force. और वन हेल्थ ये एक अप्रोच है जो कि बात कर रहा है कोलैबोरेटिव एफर्ट को लेके मल्टीपल डिसिप्लिन में जो कि काम करेगा लोकली, नेशनली और ग्लोबली ताकि अटेन किया जा सके ऑप्टिमल हेल्थ को पीपल के लिए, एनिमल के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए जैसा कि डिफाइन किया गया है वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स के द्वारा. एक्शन प्लान क्या है? इनहेंस कैपेसिटी टू स्ट्रेंथन दी हेल्थ सिस्टम, यानी इनहेंस किया जाए कैपेसिटी को ताकि मजबूत किया जा सके हेल्थ सिस्टम को. रिड्यूस रिस्क फ्रॉम जूनोटिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, कम करना है जो खतरा है जूनोटिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का. कंट्रोल एंड एलिमिनेट जूनोटिक, नेग्लेक्टिक, ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बोर्न डिजीज, कंट्रोल करना है और एलिमिनेट करना है जूनोटिक, नेग्लेक्टिक, ट्रॉपिकल और वेक्टर बोर्न डिजीज को. एक्सेस, मैनेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली फूड सेफ्टी रिस्क, हम लोग को एक्सेस करना है, मैनेज करना है, कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली जो फूड सेफ्टी रिस्क है. कर्ब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टर्म एट साइलेंट पेंडेमिक, कर्ब करना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जिसको कि साइलेंट पेंडेमिक भी कहते हैं. एनवायरमेंट एंड हेल्थ पॉलिसी मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू वन हेल्थ, और एनवायरमेंट और हेल्थ पॉलिसी को इंटीग्रेट करना होगा वन हेल्थ के अंदर ही. नीड टू वन हेल्थ, क्यों आवश्यकता पड़ी हम लोग को वन हेल्थ की? ह्यूमन हेल्थ कैन नॉट बी कंसिडर इन आइसोलेशन, इट डिपेंड हाईली ऑन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट इन विच पीपल लिव. फॉर पीपल टू बी हेल्दी दे नीड हेल्दी एनवायरमेंट. ह्यूमन हेल्थ जो है उसको हम खाली नहीं कंसीडर कर सकते आइसोलेशन में, ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा क्वालिटी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर जिस पे पीपल रहते हैं. पीपल के हेल्दी रहने के लिए जो एनवायरमेंट है उसका भी हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक है. Increasing temperature are supporting range expansion for disease vector with the resulting spread of vector-borne disease expected in human and animal. और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये सपोर्ट कर रहा है एक्सपेंशन को डिजीज वेक्टर का, इसके कारण स्प्रेड हो रहा है वेक्टर बॉर्न डिजीज जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन और एनिमल में भी हो सकता है. टेम्परेचर रिलेटेड मॉर्टेलिटी अलोन इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू राइवल करेंट लेवल ऑफ ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड इलनेस. और जो टेम्परेचर रिलेटेड मॉर्टेलिटी है ये अलोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो राइज करेगा जो राइवल करेंट लेवल है ओबेसिटी और डाइट रिलेटेड इलनेस है उससे अधिक हो जाएगा. कोविड-19 एंड इंटरसेक्शन विद द क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस, तो कोविड-19 और इंटरसेक्शन है क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस को लेके. ग्रोइंग वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड सेफ्टी हैजार्ड, जो बढ़ रहा है वाटर और फूड इनसिक्योरिटी, सेफ्टी हैजार्ड का प्रॉब्लम, इसको भी सोचना होगा. व्हाट मोर नीड टू बी डन, क्या और करने की आवश्यकता है? मेन स्ट्रीम हेल्थ इनटू क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी एजेंडा एंड फंड हेल्थ प्रोग्राम विद इन द UNFCCC. जो मेन स्ट्रीम हेल्थ है उसको क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी एजेंडा में रखना होगा, फंड हेल्थ प्रोग्राम को प्रोवाइड करना होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत. इंटीग्रेट हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट इन ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल, इंटीग्रेट करना होगा हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट को सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए. एक्सेस एंड क्वांटिफाई द हेल्थ को बेनिफिट ऑफ प्रोपोज इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट, एक्सेस करना होगा, क्वांटिफाई करना होगा जो हेल्थ को बेनिफिट है प्रपोज इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट REDD प्लस का. इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइमेट एंड हेल्थ फोरकास्टिंग टूल्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ सच एज दोज प्रमोटेड बाय द WMO WHO जॉइंट ऑफिस. इंक्रीज करना होगा जो एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग क्लाइमेट एंड हेल्थ फोरकास्टिंग टूल्स का, अर्ली वार्निंग सिस्टम का ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए जैसे कि प्रमोट किया गया है WMO WHO जॉइंट ऑफिस के माध्यम से. इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच है हेल्थ केयर का ये एग्जिस्ट कर सकता है इंटरफेस के तौर पे हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल और इकोसिस्टम के लिए, और ये रिकॉग्नाइज करेगा इन एक्सट्रिकेबल लिंकेज को हेल्थ और के लिए सारे स्पेसीज और इन्वायरमेंट के बीच में. एक जो बेसिक टीनेट है यहाँ पे कि हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो नहीं सस्टेन कर सकता अगर रिसोर्स डिप्लीट करेगा, पॉल्यूट होगा या सोशली अनस्टेबल प्लेनेट होगा तो
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी बैलेंस बना के चलना होगा। लोथल ओल्डेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। लोथल जो कि ओल्डेस्ट डॉग है वर्ल्ड का, उसको हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जानेंगे हम इसके बारे में, फिर लोथल के बारे में भी जानेंगे। ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट एट द गुजरात लोथल बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये कहां पर लोकेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया था जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट का गुजरात के लोथल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो लोथल आपका गुजरात में है, लोथल के बारे में हम जान ले। लोथल वाज वन ऑफ द साउथर्न मोस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भल रीजन ऑफ व्हाट इज नाउ स्टेट ऑफ गुजरात। द पोर्ट सिटी इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट इन 2200 BC. Lothal was thriving trade center in ancient time, was a trade of bread, gems, ornament reaching West Asia and Africa. लोथल जो था ये वन ऑफ द साउथ मोस्ट सिटी में से एक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि आपका लोकेटेड है भल रीजन में, जिसको कि आज हम गुजरात के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्ट सिटी है बिलीव किया जा रहा है कि इसको बिल्ड किया गया था 2200 BC के समय पे। लोथल जो था वो एक महत्वपूर्ण प्लेस था ट्रेड सेंटर के तौर पे एंशियंट टाइम पे। यहाँ पे ट्रेड किया जाता था बीज, जेम्स, ऑर्नामेंट का, जो कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक जाते थे। The National Institute of Oceanography in Goa discovered marine microfossil and salt gypsum crystal at this site, indicating that sea water once filled the structure and it was definitely a dockyard. और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी है गोवा का, इन्होंने डिस्कवर किया है मैराइन माइक्रोफॉसिल सॉल्ट जिप्सम क्रिस्टल को इस साइट पे। ये बताता है कि सी वाटर जो है वो फिल कर दिए थे स्ट्रक्चर को, और ये डेफिनेटली डॉकयार्ड होगा। Lothal was nominated in April 2014 as a UNESCO World Heritage Site and his application is pending on the tentative list of UNESCO. लोथल को नॉमिनेट किया गया था अप्रैल 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, और इसका एप्लीकेशन जो पेंडिंग है टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जान लें। The project began in March 2022 and will have several innovative features such as Lothal mini recreation, which will recreate Harappan architecture and lifestyle through immersive technology. Besides 4 theme park, memorial theme park, maritime and navy theme park, climate theme park and adventure and amusement theme park. ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था मार्च 2022 पे, और इसमें बहुत सारा इनोवेटिव फीचर है, जैसे कि लोथल मिनी रिक्रिएशन जो रिक्रिएट करेगा हड़प्पन आर्किटेक्चर को और लाइफ स्टाइल को इमेंसिव टेक्नोलॉजी की मदद से। साथ साथ 4 थीम पार्क भी होंगे। कौन कौन से? मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। It will also house the world's tallest lighthouse museum, 14 galleries highlighting India's maritime heritage starting from the Harappan time till today, as well as coastal state pavilion displaying the diverse maritime heritage of Indian states and union territory. और ये हाउस करेगा वर्ल्ड के टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम को, 14 गैलरीज हाईलाइट करेंगे इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज इसको, जो कि स्टार्ट करता है आपका हड़प्पन टाइम से आज तक के लिए। साथ साथ कोस्टल स्टेट पेविलियन डिस्प्ले करेंगे डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निहोंशु। तो हम जानेंगे निहोंशु के बारे में। जापानीज एम्बेसी हैज अप्लाइड फॉर ए जीआई टैग फॉर निहोंशु एन अल्कोहलिक बिवरेज फ्रॉम राइस। जो जापानीज एम्बेसी है उन्होंने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए। किस चीज के लिए? तो निहोंशु जो है उसका जीआई टैग का उन्होंने बात कहा है। निहोंशु है क्या? तो ये एक अल्कोहलिक बिवरेज है जिसको कि राइस से तैयार किया जाता है। GI tag is a part of WTO TRIPS and under the Paris Convention, India enacted the Geographical Indicator of Goods Registration and Protection Act 1999. GI tag जो है वो पार्ट है WTO TRIPS का और ये पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। इंडिया ने इनेक्ट किया था जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वदेश दर्शन 2। तो हम जानेंगे स्वदेश दर्शन 2 के बारे में। The government is planning to launch Swadesh Darshan Scheme 2.0 with chosen destination from 15 states. गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करेंगे स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 को, जो चूजन डेस्टिनेशन है 15 स्टेट का उसके लिए। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है इसको हम समझते हैं। इट वाज लॉन्च बाय सेंटर इन 2014-15 फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। तो स्वदेश दर्शन स्कीम था, इसको लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा। कब? 2014-15 में। किस लिए? इंटीग्रेट डेवलपमेंट के लिए, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के लिए। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस को रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के लिए। फीचर्स इसका क्या है? दिस स्कीम इज 100% सेंट्रली फंडेड फॉर द प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट अंडरटेकन फॉर पब्लिक फंडिंग। और ये जो स्कीम है वो 100% सेंट्रली फंड किया जा रहा है प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट के लिए, जो कि पब्लिक फंडिंग के द्वारा होगा। A national steering committee have been constituted within the Ministry of Charge, MO Tourism as chairman to steer the mission, objective and vision of the scheme. और जो एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC इसको गठित किया गया है। मिनिस्टर इंचार्ज इसके कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसके चेयरमैन, जो कि देखेंगे मिशन के ऑब्जेक्टिव को और विजन को स्कीम का।
funding of individual project will vary from state to state and will be finalized on the basis of detailed project report prepared by the program management consultant. और जो फंडिंग होगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का वो वेरी करेगा स्टेट से स्टेट में, इसको फाइनलाइज किया जाएगा, ये बेसिस होगा इसका फाइनलाइज करने के पीछे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, जिसको तैयार किया जाएगा प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट के द्वारा। कुछ जो प्रोमिनेंट सर्किट है जिसको लॉन्च किया गया था, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्कल, नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्कल, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, तो ये दिसंबर से जो है रिवैम्प स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन दी कंट्री, ये डेवलप किया जाए एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को कंट्री के लिए। सीक टू इनहेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू लोकल इकोनॉमी, इनहेंस करना है कंट्रीब्यूशन को टूरिज्म का लोकल इकोनॉमी के लिए। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इंक्रीज करना है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो हम जानेंगे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन त्रिमंदिर अदालज गुजरात, तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को त्रिमंदिर अदालज गुजरात में। की हाईलाइट इसका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, द मिशन विल हेल्प स्ट्रेंथन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात बाय सेटिंग अप न्यू क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ओवरऑल अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। ये जो मिशन है ये मदद करेगा स्ट्रेंथन करने में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात में, सेटअप करके नए क्लासरूम को, स्मार्ट क्लासरूम को, कंप्यूटर लैब और ओवरऑल अपग्रेड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूल का। 50,000 न्यू क्लासरूम अलॉन्ग विथ मोर देन 1 लाख स्मार्ट क्लासरूम आर गोइंग टू बी बिल्ड। 50,000 जो न्यू क्लासरूम है, साथ साथ 1 लाख स्मार्ट क्लासरूम को तैयार किया जाएगा। 5G internet, it will help in making the best content, pedagogy and teacher available to everyone including in remote area। ये मदद करेगा जो बेस्ट कंटेंट, पेडागोलॉजी और टीचर है वो अवेलेबल हो हर एक के लिए इंक्लूडिंग रिमोट एरियाज में भी 5G इंटरनेट की मदद से। गणोत्सव क्या है? द फेस्टिवल फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गणोत्सव जो है एक फेस्टिवल है जो कि फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर एजुकेशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इन दिस एप्टीट्यूड द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट वेयर इवेलुएट एंड प्रॉपर सॉल्यूशन वेयर सजेस्टेड, इस एप्टीट्यूड में जो स्किल या एबिलिटी होता है स्टूडेंट का, इसको इवेलुएट किया जाता है और प्रॉपर सॉल्यूशन को सजेस्ट किया जाता है। A more advanced technology based version of the Ganotsav is functioning in विद्या समीक्षा केंद्र इन गुजरात, और जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन है गणोत्सव का, ये काम कर रहा है आपका विद्या समीक्षा केंद्र में गुजरात के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, पीआईबी की न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे इसके बारे में। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है? ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है स्किल करने के लिए, रीस्किल करने के लिए और अप स्किल करने के लिए, एक्रेडिटेशन, इवेल्युएशन, इनकम्पासिंग पीपल, एजुकेशन और स्किलिंग इंस्टीट्यूशन और वर्कफोर्स के लिए। ये प्रपोज कर रहा है कि सिमलेसली इंटीग्रेट किया जाए जो क्रेडिट अर्न किया जाएगा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल और स्किल एजुकेशन के द्वारा, और इसको इनकम्पास किया जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में। ये सपोर्ट करेगा एजुकेशनल एक्सेलरेशन को स्टूडेंट के लिए जो कि गिफ्टेड लर्निंग एबिलिटी जिनके पास होगा, और ये रिकॉग्नाइज करेगा प्रायर लर्निंग को पूरे वर्क फोर्स के लिए जो एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज और स्किल को इनफॉर्मली, ट्रेडिशनली, फैमिली इनहेरिटेंस, वर्क एक्सपीरियंस या किसी और मेथड से। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के लिए क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी पे, ये वे तैयार करेगा जहां पे क्रेडिटाइजेशन जो होगा सारे लर्निंग आवर्स जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होंगे। ये रिमूव करेगा जो हार्ड डिस्टिंक्शन है वेरियस स्ट्रीम को लेकर, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स के बीच में। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा? तो ये प्रमोट करेगा कि स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन हो इंस्टीट्यूशन के बीच में। ये इंक्रीज करेगा फोकस को रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर। ये प्रमोट करेगा डिजिटल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और ओपन डिस्टेंस लर्निंग को। यूनिफाइड करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि वो प्रमोट करे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये री स्किल, अप स्किल करेगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और इंजीनियर को। ये स्टूडेंट को और ज्यादा एम्प्लॉयबल तैयार बनाएगा ताकि वो इनेबल कर सके और ज्यादा होलिस्टिक डिजाइन में स्टडी के लिए। ये क्रिएट करेगा मल्टी क्रॉस सेक्टरल स्किल पूल को एम्प्लॉयबल यूथ के लिए, और इसमें प्रोविजन होगा माइक्रो क्रेडेंशियल का जो कि एलो करेगा इंटीग्रेटेशन, क्विक एजुकेशनल अपग्रेडेशन और अप स्किलिंग को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.